नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शिव कुमार मौर्य फिर से एक बार आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, आज हम लोग रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम 1966 को प्रारंभ से पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम लोग धारा 1 से लेकर धारा 5 तक विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम की धारा 1 में इसके संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ को बताया गया है। तो इसमें बताया गया है कि यह अधिनियम रेल संपत्ति विधि विरुद्ध कब्जा अधिनियम 1966 कहा जा सकेगा। दूसरा पॉइंट में बताया गया है कि इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है, अर्थात कोई राज्य से छूटा नहीं है, पूरे भारत में इसका विस्तार है, पूरे भारत में लागू है। रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम 1 अप्रैल 1968 से पूरे भारत में लागू है। अगली धारा है धारा 2। इस धारा में इस अधिनियम की कुछ परिभाषाएं बताई गई हैं, जो इस प्रकार हैं। धारा 2 का में बल को परिभाषित किया गया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि बल का अर्थ रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 की धारा 3 के अधीन गठित रेल सुरक्षा बल से अभिप्रेत है। अर्थात रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम की धारा 3 में रेलवे सुरक्षा बल के गठन के बारे में बताया गया है। धारा 3 में 2 पॉइंट हैं। धारा 3 के क्लॉज 1 में बताया गया है कि केंद्र द्वारा गठित और स्थापित संघ का एक सशस्त्र बल होगा जो रेल संपत्ति की सुरक्षा एवं बचाव का कार्य करेगा। तो धारा 3 में जिस रेलवे सुरक्षा बल गठन की बात कही गई है, उसी रेलवे सुरक्षा बल की परिभाषा यहाँ बल के रूप में बताई गई है। नेक्स्ट है 2 खा। धारा 2 खा में बल सदस्य को परिभाषित किया गया है। बल सदस्य का अर्थ है बल में नियुक्त ऐसा व्यक्ति प्रेरित है जो बल का वरिष्ठ अधिकारी नहीं है। बल सदस्य की परिभाषा के अंतर्गत दोस्तों वरिष्ठ अधिकारी नहीं आता है, अर्थात एएससी से ऊपर के डीजी तक कोई अधिकारी बल सदस्य में शामिल नहीं रहता है। इसमें आरक्षी से लेकर निरीक्षक तक ही बल सदस्य की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट धारा है 2 गा, जिसमें बल अधिकारी को परिभाषित किया गया है। बल अधिकारी से अर्थ है बल में नियुक्त ऐसा अधिकारी प्रेरित है जो सहायक उपनिरीक्षक की या उससे ऊपर की पंक्ति का है और इसके अंतर्गत वरिष्ठ अधिकारी भी हैं। दोस्तों, इस परिभाषा के अंतर्गत बल अधिकारी में सहायक उपनिरीक्षक से लेकर महानिदेशक महोदय तक बल अधिकारी में आते हैं। बल अधिकारी के अंतर्गत प्रधान आरक्षी और आरक्षी को नहीं रखा गया है। नेक्स्ट परिभाषा है रेल संपत्ति। रेल संपत्ति के तहत बताया गया है कि रेल संपत्ति के अंतर्गत किसी रेल प्रशासन का अथवा उसके भार साधन या उसके कब्जे में की कोई मालधन या मूल्यवान प्रतिभूतियाँ, जीव जंतु आदि शामिल हैं। दोस्तों, आइए इसको डिटेल से पढ़ते हैं। रेल संपत्ति में मूल्यवान प्रतिभूति को बताया गया है। मूल्यवान प्रतिभूति को आईपीसी की धारा 30 के तहत परिभाषित किया गया है। मूल्यवान प्रतिभूति के तहत क्या आता है? ऐसा दस्तावेज जिसके द्वारा कोई विधि, अधिकार सृजित, विस्तृत, आंतरिक या निबंधित किया जाए या छोड़ा जाए, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति या भी स्वीकार करता है या अमुक विधिक दायित्व के अधीन है या अमुक विधिक अधिकार नहीं रखता है। कहने का मतलब यह हुआ कि मूल्यवान प्रतिभूति से
यह इंगित होना चाहिए कि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति, किसी चीज़ के बारे में वो अधिकार रखता है या नहीं रखता है, या उसका अधिकार कितना उस पर बनता है या कितना नहीं बनता है, या कितना अधिकार उससे छोड़ा जाता है या उसका उस पर बनता है। मूल्यवान प्रतिभूति में आता है। जैसे किसी का पढ़ाई से संबंधित उसका अंक पत्र हो गया, पास हो गया, स्टाम्प पेपर हो गया, ज़मीन जायदाद का कागज़ हो गया, ये सब मूल्यवान प्रतिभूति में आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि आरपीयूपी एक्ट 1966 के पहले जो अधिनियम लागू था, रेल भंडार अवैध कब्जा अधिनियम 1955, उस अधिनियम के तहत व्यापारी द्वारा जो माल रेल के माध्यम से वहन किया जाता था उसे रेल संपत्ति की परिभाषा में नहीं शामिल किया गया था। परंतु आरपीयूपी एक्ट 1966 जब लागू हुआ, इसमें व्यापारियों द्वारा रेल के माध्यम से ढोने वाले सामान को रेल संपत्ति में शामिल कर लिया गया। और वर्तमान में वर्ष 2019 में 4 अप्रैल 2019 को महानिदेशक महोदय द्वारा डायरेक्टिव 50 के तहत एसएलआर में, वीपीयू में आदि में लीज पर जो माल रेल के माध्यम से वहन किया जाता था उसको भी रेल संपत्ति में शामिल कर लिया गया है। अब आते हैं अगली धारा 2 अंगा। 2 अंगा में वरिष्ठ अधिकारी को परिभाषित किया गया है। दोस्तों, वरिष्ठ अधिकारी से ही प्रतीत होता है कि आप लोग इसका अर्थ समझ गए होंगे। वरिष्ठ अधिकारी का अर्थ रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 की धारा 4 के अधीन नियुक्त अधिकारियों में से कोई प्रेत है। दोस्तों, वरिष्ठ अधिकारी को रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम की धारा 4 में बताया गया है कि कौन वरिष्ठ अधिकारी है, इनकी नियुक्ति कैसे होती है और इनका अधिकार क्या है। वरिष्ठ अधिकारियों को केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। वरिष्ठ अधिकारी में सहायक सुरक्षा आयुक्त से लेकर महानिदेशक महोदय तक को रखा गया है। नेक्स्ट परिभाषा आती है 2(4). इस अधिनियम में कुछ ऐसे शब्द प्रयोग किए गए हैं जिनकी परिभाषा अधिनियम में नहीं दी गई है, तो उनका अर्थ वही लगाया जाएगा जो भारतीय रेल अधिनियम 1989 में दिया गया है। उसी अधिनियम के परिभाषा के अनुसार ही उनका अर्थ यहाँ आरपीयूपी एक्ट में भी लगाया जाएगा। दोस्तों, अगली धारा आती है धारा 3। इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण धारा 3 है, जिसके नाम पर ही इस एक्ट का नाम 3 आरपीयूपी एक्ट पड़ा है। इस धारा में यह बताया गया है कि रेल संपत्ति को अवैध रूप से कब्जे में रखने के लिए दिए जाने वाले दंड का वर्णन किया गया है। तो धारा 3 में ए और बी करके 2 क्लॉज बनाया गया है। धारा ए में प्रथम बार अपराध के बारे में बताया गया है। धारा 3B में दूसरी बार अपराध के बारे में बताया गया है। तो 3A में प्रथम बार अपराध में बताया गया है कि प्रथम बार अपराध करने पर अधिकतम सज़ा 5 वर्ष या जुर्माना या दोनों है, तथा विशेष और पर्याप्त कारणों जो न्यायालय के निर्णय में उल्लिखित किए जाएंगे के अभाव में ऐसा कारावास 1 वर्ष और जुर्माना 1000 से कम नहीं होगा। कहने का मतलब यह हो गया कि यदि कोई व्यक्ति आरपीयूपी एक्ट के तहत अपराध करता है और उसका अपराध प्रथम बार रहता है, तो उसको न्यायालय द्वारा अधिकतम 5 वर्ष की सज़ा का कारावास दिया जाएगा, या जुर्माना किया जाएगा, या दोनों किया जा सकता है। और यदि न्यायालय को इससे कम की सज़ा देनी है तो पर्याप्त कारण उल्लिखित करेंगे, नहीं तो कम से कम वो 1 वर्ष और 1000 जुर्माना से कम की सज़ा नहीं दे पाएंगे। यदि 1 वर्ष और 1000 रुपया जुर्माना से कम की सज़ा यदि न्यायालय को देना है तो उनको विशेष और पर्याप्त कारण का उल्लेख करना होगा। धारा 3B में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति दूसरी बार अपराध करता है तो अधिकतम सज़ा 5 वर्ष और साथ में जुर्माना भी होगा, और कम से कम सज़ा
2 वर्ष और 2,000 रुपया जुर्माना होगा। इससे कम की सज़ा यदि न्यायालय को देना है तो न्यायालय को विशेष और पर्याप्त कारण का उल्लेख करना होगा, तभी वो दूसरी बार अपराध करने वाले अभियुक्त को 2 वर्ष और 2,000 रुपया से कम की सज़ा दे पाएंगे। दोस्तों, आइए धारा 3 के बारे में और विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। इससे जो चीज़ इससे कनेक्ट है, इसके साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि धाराएं छोटी होती हैं लेकिन उसके अंदर कुछ गुप्त बातें छुपी रहती हैं जिनको हमें नॉलेज नहीं हो पाता है। तो आइए धारा 3 से जुड़ी हुई जितनी बातें हैं उसको पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। दूसरी बार अपराध किए जाने के कारण धारा 3B के तहत अधिक सज़ा दिलाने के लिए CRPC की धारा 211.7 आरोप की अंतर्वस्तु अर्थात आरोप में उस अपराध का कथन होगा जिसका उस पर आरोप लगाया गया है के तहत अपराधी का पूर्व आरोप सिद्ध कर अर्थात उसके सज़ा की प्रतिलिपि संबंधित अधिकारी या न्यायालय से प्रमाणित प्रति प्राप्त कर उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अधिक सज़ा दिलानी चाहिए। कहने का मतलब अर्थ यह हुआ कि यदि कोई अपराधी दूसरी बार RPUP एक्ट का अपराध करता है तो उसे अधिक सज़ा दिलाने का प्रावधान है। तो उसे अधिक सज़ा कैसे दिलवाई जाएगी? तो हम CRPC की धारा 211.7 में उसके पुराने जो अपराध हैं जिसमें सज़ा पाया हुआ है उसके आरोप की अंतर्वस्तु उसका हम कागज़ निकलवाएंगे और जो सिद्ध है उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे प्रमाणित प्रति, ताकि उसको अधिक से अधिक सज़ा दिलवा सके। दूसरा क्या है, यदि अपराधी अपना पिछला दंड अगर स्वीकार नहीं कर लेता है तो अभियोजन पक्ष को उसे धारा 58 साक्ष्य अधिनियम के तहत सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होगी। जो हम उसका पूर्व का अपराध का रिकॉर्ड उसके सामने रखेंगे, उसको अगर अभियुक्त स्वीकार कर लेता है तो जो अभियोजन पक्ष होता है, सरकारी पक्ष होता है, उसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 58 के तहत प्रूफ करने की, सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होगी। परंतु यदि अपराधी अपना पूर्व अपराध स्वीकार नहीं करता है तो CRPC की धारा 298 के तहत उसके पूर्व अपराध के बारे में सज़ा पाने का जो सर्टिफिकेट होता है, प्रमाण पत्र जो न्यायालय द्वारा जारी किया गया रहता है, उसको हम निकलवाएंगे और उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। उसको दिखा करके, प्रमाणित करके न्यायालय से अभियुक्त को अधिक से अधिक सज़ा दिलवाने की प्रार्थना करेंगे। IPC की धारा 75 में भी पूर्व अपराध पर अधिक दंड दिए जाने का प्रावधान है। अपने RPUP एक्ट में धारा 3B के तहत ज़्यादा बार अपराध करने पर अधिक सज़ा दिलाने का प्रावधान है और IPC की धारा 75 में भी अगर कोई अपराधी बार बार अपराध करता है तो उसके पूर्व अपराध को मिलाकर अधिक दंड दिए जाने का प्रावधान है। अगला पॉइंट है, RPUP एक्ट अधिनियम की धारा 3 के तहत अधिकतम जुर्माने का वर्णन नहीं किया गया है। RPUP एक्ट में अधिकतम जुर्माने का प्रावधान नहीं किया गया है, इसलिए अधिक जुर्माना कितना अभियुक्त के ऊपर लगाया जाए इसका अनुपालन IPC की धारा 63 के तहत किया जाता है। IPC की धारा 63 से लेकर 70 में हर प्रकार के जुर्माने को दिए जाने का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार IPC की धारा 65 में भी यह निर्देश दिया गया है कि यदि व्यक्ति जुर्माना न भर सके तो कितना कारावास से उसे सज़ा देना चाहिए। इसके लिए नियम यह है कि अधिकतम कारावास जो उसका बन रहा है सज़ा के अपराध के अनुसार, उसका 1/4 कारावास दिया जा सकता है। अगला पॉइंट है, वर्ष 2012 में इस अधिनियम में संशोधन करते हुए धारा 3 के तहत IPC की धारा 378 के तहत चोरी को
तथा आईपीसी की धारा 403 के तहत आपराधिक दुर्विनियोग को शामिल किया गया है। पहले क्या था, सिर्फ धारा 3 में रेल संपत्ति को अवैध कब्जे में रखने के लिए ही दंड था। चोरी और आपराधिक दुर्विनियोग इनमें शामिल नहीं था, तो इससे अपराधी बच जाते थे और उनको सज़ा नहीं हो पाती थी या सज़ा कम हो पाती थी। तो वर्ष 2012 में संशोधन करते हुए आईपीसी की धारा 378 और 403 को भी इसमें शामिल किया गया, जिससे धारा और मजबूत हो गई है और अपराधियों को सज़ा या कहें कि अधिक सज़ा दिलवाने में सहायता मिलती है। अगली धारा है धारा 4। धारा 4 में बताया गया है कि रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम के तहत किए जाने वाले अपराधों के प्रति चश्मपोशी अर्थात मौन अनुकूलता अर्थात ऐच्छिक सहमति के बारे में बताया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि जैसे कोई अपराधी धारा 3 के तहत किसी रेल संपत्ति को अवैध कब्जे में रखता है और दूसरा कोई व्यक्ति उसको बाहर से वो अपराध करने के लिए सपोर्ट करता है, और सपोर्ट करने के दौरान वो अपने घर का, अपनी ज़मीन का, अपने खेत का इस्तेमाल करवाने के लिए करता है। कैसे करता है, मान लीजिए उसके घर में कोई आदमी रेल संपत्ति को चोरी करके रख दिया, तो सामान तो अवैध कब्जे में उस आदमी को पाया गया, लेकिन ज़मीन का इस्तेमाल करवा रहा है दूसरा आदमी। तो इसमें जो अपनी ज़मीन का इस्तेमाल करवा रहा है वो उस आदमी के कब्जे में तो संपत्ति रेल संपत्ति पाई गई दूसरे आदमी के कब्जे में। तो जिसकी ज़मीन है, जिसका मकान है, जिसका खेत है, वो आदमी बच जाता है, क्योंकि धारा 3 में तो पहले सिस्टम था कि जिसके अवैध कब्जे में पाई जाएगी वही धारा 3 के तहत अपराधी होगा। तो धारा 4 में भी संशोधन कर इसमें आईपीसी की धारा 107 और आईपीसी की धारा 120A मतलब 107 दुष्प्रेरण और 120A षड्यंत्र को शामिल किया गया कि धारा 3 के तहत अपराध करने वाले व्यक्ति को जो बाहर से समर्थन देगा, किसी भी तरीके से समर्थन देगा, मतलब उस दुष्प्रेरण करेगा, षड्यंत्र करेगा, तो ये माना जाएगा कि वो बाहर से रहकर शांत होकर, मतलब मौन रह करके उस धारा 3 के अपराध को करने में समर्थन कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो उस व्यक्ति को धारा 4 के तहत दोषी बनाकर सज़ा दिलवाई जा सकती है। धारा 4 की सज़ा वही होगी जो धारा 3 के तहत अपराध करने वाले व्यक्ति को सज़ा मिलती है, वही धारा 4 के तहत अपराध करने वाले व्यक्ति को भी सज़ा मिलेगी। अब धारा 4 को विशेष रूप से पढ़ते हैं, जो इससे कुछ मामला है जो इससे करेक्ट है, जो महत्वपूर्ण बातें हैं उससे धारा 4 से कनेक्ट हुई हैं, उसको इसमें समझते हैं। इस धारा 4 इस अधिनियम की धारा 4 के तहत मौन अनुकूलता की परिभाषा नहीं दी गई है। धारा 4 में सिर्फ चश्मपोशी या मौन अनुकूलता कहा गया है, लेकिन मौन अनुकूलता क्या है, चश्मपोशी क्या है, इसकी परिभाषा आरपीयूपी एक्ट में कहीं नहीं दी गई है। मौन अनुकूलता का अंतिम रूप से अर्थ यह है कि रेल संपत्ति को अवैधानिक रूप से अपने मकान में या जमीन का प्रयोग कर रखने में अभियुक्त को सहयोग देना है। वर्ष 2012 में संशोधन करते हुए इस धारा के तहत आईपीसी की धारा 107 दुष्प्रेरण तथा धारा 120A षड्यंत्र को भी शामिल कर इस धारा को और सशक्त बना दिया गया है। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत इच्छुक मौन अनुकूलता शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। आरपीयूपी एक्ट की धारा 4 में जिस चश्मपोशी या मौन अनुकूलता या इच्छुक मौन अनुकूलता शब्द का प्रयोग किया गया है, इस शब्द का प्रयोग भी आईपीसी में कहीं नहीं किया गया है, बल्कि इसके स्थान पर धारा 108 में दुरुत्साहन शब्द का प्रयोग किया गया है। दुरुत्साहन, जिसका क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है।
रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम 1966 की धारा 4 के अंतर्गत इच्छुक मौन अनुकूलता का अर्थ बहुत संकुचित है। आरोपी उपयुक्त में धारा 4 के तहत जो इच्छुक मौन अनुकूलता को बताया गया है उसका क्षेत्र बहुत संकुचित है, मतलब सीमित है। इसका क्षेत्र मकान या ज़मीन तक ही सीमित है। इसलिए इसके अलावा जब दूसरा कोई व्यक्ति बाहर से किसी अपराध करने वाले व्यक्ति को समर्थन करता है तो उसको सज़ा नहीं मिल पाती है। यही कारण है कि व्यवहारिक में इसका प्रयोग भारत के किसी भी राज्य में अभी तक नहीं किया जा सका है। इस धारा के तहत कोई भी अपराधी अभी तक दंडित नहीं हुआ है। दोस्तों, अगली धारा आती है धारा 5। धारा 5 बताया गया है कि इस अधिनियम के अधीन अपराधों का संज्ञेय न होना अर्थात असंज्ञेय होना। दोस्तों, यह धारा में एक ही लाइन में बात बोली गई है, लेकिन यह धारा अपने आप में बहुत विस्तृत है। यह धारा अपने आप में बहुत विस्तृत है, बहुत कुछ कहती है। इसलिए इसको बहुत विशेष रूप से व्याख्या करके समझना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। आइए इसके कुछ बिंदुओं पर ध्यान देते हैं, प्रकाश डालते हैं, ताकि इस धारा का पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पहला पॉइंट, इस अधिनियम के अंतर्गत अधिकतम सज़ा 5 वर्ष है, जो संज्ञेय अपराध है। परंतु इस अधिनियम को विशेष अधिनियम बनाकर 3 वर्ष से अधिक सजा वाले अपराध को भी असंज्ञेय बना दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया है? संज्ञेय अपराध होने पर पुलिस इस मामले में हस्तक्षेप कर सकती है। पुलिस रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम के मामलों में हस्तक्षेप न कर सके, इसलिए इसे संज्ञेय होते हुए भी असंज्ञेय बनाया गया है। असंज्ञेय मामलों में पुलिस को हस्तक्षेप करने के लिए मजिस्ट्रेट की आज्ञा लेनी पड़ती है। असंज्ञेय मामलों में पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार नहीं कर सकती है। इसलिए इस अधिनियम के अंतर्गत मामला असंज्ञेय होने के कारण अभियुक्त की बिना वारंट गिरफ्तारी मुकदमे की जांच और उसका अभियोजन बल के अधिकारी करेंगे। इसके लिए उन्हें मजिस्ट्रेट की आज्ञा की आवश्यकता नहीं होगी। परंतु मामला असंज्ञेय हो जाने के कारण पुलिस ऐसा नहीं कर सकती है। पुलिस ना तो अभियुक्त को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है और ना ही बिना मजिस्ट्रेट के जांच कर सकती है। सीआरपीसी की धारा 155 के क्लास 3 के अंतर्गत पुलिस मजिस्ट्रेट की आज्ञा लेकर जांच तो कर सकती है, जैसे वह संज्ञेय अपराध की करती है, किंतु अभियुक्त को बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं करेगी, जबकि बल का अधिकारी ऐसा कर सकता है। जबकि बल का अधिकारी अभियुक्त को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है और उसे मजिस्ट्रेट की आज्ञा की भी आवश्यकता नहीं होती है, परंतु पुलिस ऐसा नहीं कर सकता है। जब कोई मुकदमा 2 या 2 से अधिक अपराधों पर आधारित हो और उन अपराधों में कम से कम एक संज्ञेय अपराध हो, तो वह पूरा मुकदमा संज्ञेय अपराध माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, संज्ञेय असंज्ञेय का मैटर है। जब कोई मुकदमा 2 या 2 से अधिक अपराधों पर आधारित हो और उन अपराधों में से कम एक संज्ञेय अपराध हो, तो वह पूरा मुकदमा असंज्ञेय अपराध माना जाता है, चाहे उसमें काफ़ी बाकी अपराध असंज्ञेय ही क्यों न हो। तब इसकी जांच पुलिस द्वारा संज्ञेय मानकर की जाती है। रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम के मामले के साथ यदि कोई संज्ञेय अपराध जुड़ा हुआ हो तो ऐसे मामलों की जांच पुलिस द्वारा संज्ञेय मानकर पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिए जाने पर न्यायालय दोनों मामलों का संज्ञान ले सकती है। मान लीजिए कोई मैटर ऐसा है जिसमें कुछ अपराध संज्ञेय हैं और कुछ अपराध असंज्ञेय हैं, तो उसमें पूरे मामले को संज्ञेय मानकर ही जांच की जाएगी
चूँकि संज्ञेय वाला जांच इन्वेस्टिगेशन पुलिस का हो जाता है, इसलिए उसमें पुलिस पूरी जांच करेगी और वो पूरे मामले को संज्ञेय मानकर ही आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर देगी और न्यायालय उस पर संज्ञान भी ले लेगा और उसका संज्ञान अवैधानिक भी नहीं होगा, उसका संज्ञान सही कहा जाएगा। पुलिस द्वारा रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम के असंज्ञेय मामलों की भी की गई अवैधानिक जांच का मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात पुलिस यदि संज्ञेय और असंज्ञेय मामलों दोनों को मिलाकर संज्ञेय मान करके अगर जांच करके इन्वेस्टिगेशन करके आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दे तो मजिस्ट्रेट उस पर संज्ञान ले लेता है, भले ही पुलिस ने गलत किया है। गलत क्या किया है कि उसे असंज्ञेय मामलों की जांच नहीं करनी चाहिए, उसे अगर वो आरपीयूपी एक्ट का मैटर है तो उसे असंज्ञेय मामलों की जांच आरपीएफ को दे देनी चाहिए, परंतु वो असंज्ञेय मामलों की भी जांच करके यदि आरोप पत्र संज्ञेय मामलों के साथ न्यायालय में दाखिल कर देता है तो मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मजिस्ट्रेट दोनों मामलों का संज्ञान ले सकती है। नेक्स्ट है, जब पुलिस असंज्ञेय अपराध में भी बिना मजिस्ट्रेट की आज्ञा के चार्जशीट लगा दे तो उसे धारा 190.1 के 1 सीआरपीसी में शिकायत पत्र या कंप्लेंट माना जाता है और मजिस्ट्रेट दोनों मामलों का संज्ञान ले सकती है। तो दोस्तों, इस तरह से आज की वीडियो में धारा 1 से धारा 5 तक हम लोगों ने पढ़ा और उसका महत्वपूर्ण पहलू पे भी ध्यान दिए, उससे क्या क्या चीज़ कनेक्ट था उस पर भी ध्यान दिए। दोस्तों इसको एक बार नहीं, इसको 2-3 बार पढ़ने की ज़रूरत है, तब आपको ये बढ़िया से समझ में आएगा। क्योंकि कानून है, कानून थोड़ा टेढ़ा होता है, इसलिए इसको एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आएगा, 2-3 बार आप पढ़िएगा तब इसका अर्थ आपको समझ में आएगा और तब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तब फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, अगली वीडियो में हम धारा 6 से लेके धारा 9 तक का वर्णन करेंगे। क्योंकि हर धारा से जुड़ी हुई बातों को बिंदुवार डिटेल समझाया गया है, इसलिए 3 धारा में ही वीडियो लंबा हो जाता है। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में 3 धारा ही का जिक्र किया जाएगा और उसको बढ़िया सा व्याख्या करके समझाया जाएगा। तो आज की वीडियो यही समाप्त की जाती है, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।